पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो साल 2024 के अख्ताम हो रहा है और सियासी एतबार से इस नोट पे अख्ताम हो रहा है कि जो हरीफ सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके दरमियान मुज़ाकरात का दौरा है। लेकिन मुज़ाकरात की बातें होने के साथ साथ एक दूसरे पे तनकीद का सिलसिला भी और एक दूसरे पे अदम एतमाद का सिलसिला भी मुसलसल जारी है। और जहाँ पे मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, वहीं पर ये सुनगुन भी मिल रही है कि कोई डील का जिक्र है, कोई ढील का जिक्र है। ख़ासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आज खबर आई कि उन्होंने अपने मुतालबात को रिटन फॉर्म दे दी है और 2 जनवरी को अब नए साल के आगाज़ में पहले हफ्ते में ये मुज़ाकरात होने हैं हुकूमत के और PTI के। तो वहाँ पर जो इन राइटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबात देगी, उसमें ना सिर्फ तमाम सियासी कैदियों, जिसमें ज़ाहिर इमरान खान की बानी PTI की रिहाई का मुतालबा भी शामिल होगा, वो प्रेजेंट करेगी, बल्कि 9 मई एंड 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन का मुतालबा भी इन राइटिंग हुकूमत के सामने रखेगी, जिसके बाद ये बॉल हुकूमत की कोर्ट में चली जाएगी। लेकिन उसके साथ 6 जनवरी को अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला मुतवक्के है और जो तोशा खाना 2 का केस है उसका भी 2 जनवरी को अब अगली समाअत है। तो नए साल का आगाज़ पॉलिटिकली बड़ा हंगामा खेज मुतवक्के है। लेकिन नए साल की बात तो आगे करेंगे। अभी साल के अख्ताम पे जो कुछ हो रहा है वो किस तरह का रहा और उम्मीद क्या रखनी चाहिए? क्या हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात कामयाब हो सकेंगे? जबकि 9 मई के हवाले से भी मुजरिमान को सज़ाएं मिलने का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। फिर ना सिर्फ हुकूमत और PTI बल्कि पीपल्स पार्टी भी नाराज़ है और बिलावल भुट्टो जरदारी की जो तीरंदाजी है, जो उनकी तीर जनी है हुकूमत पे, वो मुस्तकिल जारी है। और बिलावल भुट्टो ये भी कहते हैं कि मईशत ठीक नहीं हो रही या ये हुकूमत मईशत ठीक नहीं कर पा रही। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाराज़गी सिर्फ कस्टमरी है, सिर्फ बयानबाजी की हद तक है, या इसमें कोई संजीदगी का अंसर आ सकता है, या अगले साल में हुकूमत को कोई ख़तरात हो सकते हैं? मुस्लिम लीग नून के हल्के ये भी कहते पाए जाते हैं कि एक तो पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि NTPMLN सियासत करनी है, लेकिन उनके मुताबिक ये गालिबन किसी वज़ारत उज़्मा की कोशिश करने या अपने आप को प्रोबेबल कैंडिडेट दिखाने की कोशिशें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हो सकती हैं। तो इन्हीं मामलात पे ज़रा बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ी रहनुमा सेंटर हैं ताहिर खलील सिंधु साहब और खलील ताहिर सिंधु साहब, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वकील हैं बानी PTI के एडवोकेट फैसल चौधरी साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं। एडवोकेट फैसल चौधरी साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है जी, आपसे मैं ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। हसन साहब, आप ऑन एयर हैं, लाइव हैं, तो ज़रा आपकी तवज्जो प्रोग्राम की तरफ दरकार रहेगी। लेकिन सवाल मेरा एडवोकेट फैसल चौधरी से है। अब चूँकि साल का अख्ताम हो रहा है फैसल चौधरी साहब, और मुज़ाकरात भी चल रहे हैं साथ साथ, 9 मई के मुजरिमान बनते चले जा रहे हैं, सज़ाएँ उनको हो रही हैं, क्या दोनों चीज़ें पैरेलल चल सकेंगी और नए साल का आगाज़ कैसे मुतवक्के रखा जाए? PTI क्या तवक्को कर रही है? फैसल चौधरी साहब। जो उनकी सजाएं हुई हैं, हम तो उनको जो है वो यकसर मुस्तरद करते हैं और हम समझते हैं कि जिस तरह से सजाएं दी गई हैं वो मुल्की कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है और बैनुल-अक़वामी कानून की भी खिलाफ वर्जी है। और उसमें जिस तरह की चीज़ें की गई हैं या जिस तरीके से सजाएं दी गई हैं, ट्रायल भी शफाफ नहीं है। फेयर ट्रायल जो शहरियों का बुनियादी हक है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है और किसी भी इदारे को खुद जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बनने की इजाज़त नहीं है कानून में। और 9 मई जो है हम इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन समझते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज्ड एक इवेंट्स हैं जिसमें आप समझें कि जिन लोगों ने PTI को खैराबाद कह दिया उनको मुनव्वस पहले कहा गया कि वो मुनव्वस है, फिर उनके IG ने कॉल रिकॉर्ड्स और वो भी दिखाए, CTR जो है वो भी दिखाए, लेकिन इसके बावजूद उनको जो है वो
बरए-ज़िम्मा करार दे दिया गया। और इसी हमारे का जो फैसल चौधरी, इसी का जिक्र डीजी आईएसपीआर ने किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पीटीआई तो फॉल्स फ्लैग कहती है और आप लोग कहते थे कि ये पीटीआई के लोग ही नहीं हैं। आप कहा करते थे कि ये तो एस्टैब्लिशमेंट ने अपने बंदे जो है अपने लोगों से करवा दिया है। तो अब अगर बिलफर्ज अपने ही लोगों को सजाएं हो रही हैं तो आप लोग उसको गलत क्यों करार दे रहे हैं? तो पीटीआई मुसलसल कंफ्यूज्ड है कि बयानिया क्या अडॉप्ट करना। का फेज आपकी लॉजिक है और डीजीएसपीआर की भी माजरत के साथ। देखिए, इसमें बुनियादी तौर पे शहरियों के हकूक और आईनी हकूक की बात है। नहीं, लेकिन ये कोई कारकुन तो मजाक की पीटीआई बात भी के नहीं हो है। गए ना अगर साबित। आपको ये फनी लगता है तो आई एम सॉरी, मुझे तो नहीं लगता कारकुन तो पीटीआई के शहरियों साबित का हो गए ना बुनियादी 9 हक मई के। कॉम्प्रोमाइज हो सबकी और वीडियो उस पे सबूत सामने आ गए। टीवी पे बैठ के अगर आप मजाक और ठट्टा उड़ाएंगे तो ये तो मुनासिब बात नहीं है। नहीं, ये मजाक को ठट्टे वाली बात नहीं है, ये आपका ही बयानिया था। अगर आपके ही बयानिए पे सवाल करना आपको मजाक को ठट्टा लगता है तो इसका मतलब यही लिया आप जा आज सकता पीटीआई को है। ज्वाइन कर लें तो आप भी 9th में भी शामिल हो जाएंगी। आज पीटीआई को आप शामिल कर लें तो हमें शामिल हो जाए तो आप भी 9th नहीं, में मुझे भी तो शामिल हो सहाफी रहने जाएंगी। दे, मेरे तो इसका किसी के साथ ज्वाइन नहीं, करने से इसका कोई तो ताल्लुक क्राइटेरिया नहीं ही है, सिंपल है। लेकिन पीटीआई इसका कंफ्यूज क्राइटेरिया नजर आ ये रही है रखा गया मुस्तकिल। है कि जिन्होंने पीटीआई को खैराबाद कहा है उनको जो है वो बरए-ज़िम्मा करार दे दिया गया है। जो ठीक। पीटीआई में हैं उनको जो है वो कसूरवार। तो पोलिटिसाइज्ड इवेंट्स 9 मई में के बाद 8 फरवरी भी हुआ और ये बयानिया यकसर मुस्तरद हो गया और इसके बाद फॉर्म 47 का फ्रॉड करना पड़ा। एक जाली हुकूमत जो है वो इम्पोज करनी पड़ी। नहीं, लिहाजा 9 मई ये सिर्फ जो बयानिया नहीं है, 9 में एक जुर्म है। सेंटर खलील तारिक सिंधु साहब, इससे आपका जवाब चाहिए होगा मुझे। बहुत शुक्रिया। एक तो फैसल चौधरी साहब सीनियर एडवोकेट है, उनको पता है कि ये फैसला 7 रुकनी बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि जो ट्रायल चल रहा है आर्मी कोर्ट्स में, आप उनका जो फैसला सुना सकते हैं। और उससे पहले इन्होंने स्टे लिया हुआ था। अभी बहुत सारे फैसल चौधरी साहब ने फरमाया कि इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है, फलां के खिलाफ है। ICCPR का आर्टिकल 14 है, उसको ज़रा पढ़ लें, उसमें क्या लिखा है जो इंटरनेशनल हमारे कोवेनेंट्स और ह्यूमन राइट्स के बारे में। मैं बताता हूँ। उसमें भी यही है कि आपका ट्रायल जो है वो आपके वकील की अपना इजाज़त हो करने की, फिर आपको अपील की इजाज़त हो, फिर आपको जो भी आपका उसके आगे प्रोसीजर है वो सारा कुछ अडॉप्ट करने की इजाज़त है। ICCPR का आर्टिकल 14 जो है, और इस पर वक्तन फ़क्तन जो UNO की रिपोर्ट्स है वो भी आती रहती हैं, मेरे भाई को पता है इस बात का। दूसरे नंबर पे ये स्टे ऑर्डर भी इन्होंने लिया था, फिर इन्हीं का ये मुद्दा था कि हमारे लोगों को अंदर रखा हुआ है और उनका फैसला नहीं किया जा रहा। तो जब इनके कहने पे जो सुप्रीम कोर्ट ने 7 रुकनी बेंच ने कहा कि आप सजाएं सुनाएं, लेकिन उनको मशरूत कर दिया विद द फाइनल जजमेंट, तो वो तो जब फाइनल जजमेंट आएगी उसके बाद फिर पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट फाइनल जजमेंट इन सजाओं अपना फौजी ट्रायल के बारे में क्या कहती है। जहाँ तक सजाओं का तल्लक है तो फैसल भाई को पता है कि दे कैन गो, दे हैव अ राइट टू अपील। ये चीफ साहब के पास भी अपील के लिए जा सकते हैं, ये हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो यही है ICCPR का आर्टिकल 14 और आर्टिकल 10 है। और इसके अलावा मुझे तो नहीं लॉजिक समझ आती इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है कि आपके पास कोई, हाँ जहाँ तक आप कहते थे कि एविडेंस नहीं है, एविडेंस आपके सामने आई है। आपने अपने लोगों को देखा और आपने अपने उन लोगों को देखा है जिनको आपने मजम्मत तक नहीं की। आप कहते हैं कि गुनहगारों को सजा दी। अगर ये सारे आपके लोग नहीं थे तो आप एक दफ़े इनको नोटिस ही भेज देते, आपका सेक्रेटरी जनरल इनको नोटिस भेज देता, आपका बानी इनको नोटिस भेज देता। आप तो इस बात पे आते ही नहीं है इस किसी किस्म की कि मतलब हम और एक तरफ आप कहते हैं कि हम आपसे मुज़ाकरात करें। मैं तो आप तो कह रही थी गरीदा के साल बदल रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ लोग बहुत बदल गए हैं। साल तो अभी बाद में बदलेगा। कौन से लोग बदल गए? बहुत सारे लोग अभी आप देखती जाएंगी, बहुत सारे लोग बदलते हैं जो आते हैं, हंगामा करते हैं, इनको सब कुछ मिला और यहाँ पे और फिर पेस्ट्रियाँ खाई और पिज़्ज़ा खाया सरीना का और वहाँ से चले गए अपना इधर से हरीपुर के रास्ते से और जाके तो बाद में नमूदार हो गए वहाँ पे गंदापुर कह रहा हूँ, गंडापुर साहब। तो ये मतलब ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बाकी लॉ में जहाँ तक है, लॉ में कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो इसलिए मेरे सामने आर्टिकल ICCPR का आर्टिकल 14 है, उसमें देख लें, वो हमारे लॉ से मुताबिकत रखता है। जी ठीक, थोड़ा सा डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। और मैंने जो गुफ्तगू का सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया था वो यहाँ से था कि मुज़ाकरात, तो जहाँ मुज़ाकरात की बात हो रही है, हुकूमत और PTI के दरमियान एंगेजमेंट की बात हो रही है, वहीं पीपल्स पार्टी भी नाराज़ है दरमियान में ही। हसन मुर्तज़ा साहब, पीपल्स पार्टी के शिकवे शिकायत मुस्लिम लीग नून से कब तक दूर हो सकते हैं? आप भी नाराज़ हैं, PTI भी नाराज़ है, अपोजिशन की बाकी जमातें भी नाराज़ हैं। मौलाना फजल रहमान नाराज़ थे, उनके वो बिल का मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो गया पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ जरदारी के दस्तखत के बाद। लेकिन PMLN के कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि जी ये शायद पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई प्रोबेबल अपना CV प्रोजेक्ट करने की कोशिश भी है अगले साल के लिए। हसन साहब। बहुत शुक्रिया गरीदा। गुजारिश ये है कि आप हमें और PTI के जो है उस नाराजगी को एक इकट्ठा ना कर दें। तहरीक इंसाफ का और PMLN का जो है वो उनका
एक क्रिमिनल चार्जेस पे इख्तलाफ है। वो कहते हैं कि हमारे लोग जो हैं वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, वो वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स की, और काफी सारे इल्जामात। और पीएमएलएन कहती है कि नहीं, ये बिल्कुल फेयर ट्रायल भी है और सारा कुछ है, और ये क्रिमिनल चार्जेस है, करप्शन के चार्जेस है। पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो एक हिमायती हुकूमत के साथ है, जिनकी हम हिमायत कर रहे हैं, उस हुकूमत के साथ है। और वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो सकते हैं अगर हुकूमत सिंसियर हो तो। इनके केस में मेरा नहीं ख्याल कि अगर हुकूमत इस स्टेज पे आके मुज़ाकरात के ज़रिए ये केसेस वापस लेती है, या किसी भी क्रिमिनल चार्जेस वाले को मावराए अदालत घर भेज देती है, तो वो तो फिर दो पाकिस्तान हुए ना। एक पाकिस्तान इनके लिए हुआ, दूसरा पाकिस्तान हमारे लिए हुआ। यही मुकदमात जो थे, फेक मुकदमात, इन पे तो इन पे तो कोई एविडेंस है, हमारे साथ तो कोई एविडेंस भी नहीं थी, और हमें उसमें फरियाल तालपुर साहिबा को जेल काटनी पड़ी, आसिफ अली जरदारी साहब को जेल काटनी पड़ी। तो उस वक्त तो इमरान खान साहब भी कहते थे कि आप पे अदालतों का और आपका मामला है, आप अदालतों में जाएं, अगर बेगुनाह होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो सजा हो जाएंगे। अब ये समझ से बालातर है कि ये मुज़ाकरात किस चीज के हो रहे हैं। क्या वो क्रिमिनल केसेस जो बनाए गए थे वो गलत थे? हाँ। अगर वो सही थे तो फिर हुकूमत कौन होती है वो एक क्रिमिनल चार्जेस वाले बंदे को घर भेजने की? ठीक। तो ये चीजें मुख्तलिफ हैं जिनको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, चलें। लेकिन पीटीआई की तरफ से तो आज खबर आई कि उन्होंने इन राइटिंग अपनी जो डिमांड्स हैं वो तैयार कर ली हैं, और 2 जनवरी को जब रिज्यूम होंगे टॉक्स तो उसमें प्रेजेंट कर देगी। तो अब तक जो उनकी डिमांड्स हैं उसके मुताबिक तो वो कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि हमारे सियासी कैदी हैं। वो कहते हैं क्रिमिनल चार्जेस तो हुकूमत ने बोगस बनाए हैं। लेकिन हसन साहब, पीपल्स पार्टी इस पर भी एतराज़ कर रही है, जो हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात हैं। आपकी गुफ्तगू से मैं यही समझी हूँ। नहीं, देखें, इसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, पूरी कौम देख रही है। ये जो ये बंदर बांट होने जा रही है कि अब जी मुज़ाकरात करेंगे, और मुज़ाकरात के जरिए कल तक तो ये कहा जाता रहा है कि जी इन्होंने मुल्की तनसीबात पे हमले किए, इन्होंने कोर कमांडर के घर पे हमला किया, इन्होंने मुजस्मे तोड़े, इन्होंने उन शहीदों का, उनके खानदानों की दिल आजारी की। आज तक तो ये कहा जाता रहा है। आज मुज़ाकरात में अगर ये चीज डिस्कस होनी शुरू हो जाए तो फिर क्या आम आदमी का जो एतमाद है वो इन दोनों जमातों पे रह जाएगा? इंटरेस्टिंग। लेकिन हसन साहब, पीपल्स पार्टी खुद शामिल है इस टॉक्स कमेटी में। देखिए, टॉक्स कमेटी जो है वो हुकूमत की तरफ से बनाई गई। हम चूंकि हुकूमत के हिमायती हैं, हमारी हिमायत की वजह से हुकूमत खड़ी है, तो हिमायतियों को भी साथ मिलाना तो जरूरी है। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो डायलॉग पे यकीन रखती है। हम तो कहते हैं कि डायलॉग होने चाहिए, लेकिन जब आप डायलॉग पे यकीन रखते हैं, लेकिन साथ ही आप कहते हैं डायलॉग पे एतराज है कि इन पॉइंट्स पे, इस एजेंडे पे डायलॉग नहीं होना चाहिए। देखिए, हम डायलॉग पे, पॉलिटिकल डायलॉग पे हम एतराज नहीं करते। हम कहते हैं कि पॉलिटिकल डायलॉग्स होने चाहिए। हम कहते हैं कि क्रिमिनल जो केसेस हैं, जो करप्शन के केसेस हैं, उन पे किस चीज के मुज़ाकरात होने हैं। इसका जवाब लेते हैं फैसल चौधरी। ठीक है, बुनियादी तौर पे सवाल आपका हुकूमत से है, लेकिन पीटीआई से भी है। फैसल साहब, जरा इसका जवाब दे दीजिएगा। देखिए, पीपल्स पार्टी पहले हुकूमत से बात करे, पहले तो अपने इख्तिलाफात तो सेट कर लें। अगर इनका इतना इख्तिलाफ है तो ये कमेटी से रिजाइन कर दें। अगर हसन मुर्तज़ा साहब को वहाँ पे मुज़ाकरात के अमल पे एतराज़ है और ये समझते हैं कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे, तो ये कहीं जाके अपने बंदों को कि वहाँ पे ना बैठे। और मेरे ख्याल में नवीद कमर और राजा परवेज अशरफ जो है वो उसमें शामिल है। उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही है। हसन मुर्तज़ा साहब के कायदीन भी कोई ऐसी बात नहीं कर सकते, ना उन्होंने की है। हसन मुर्तज़ा साहब ने आज कोई एतराज निकाला होगा तो पता नहीं, कोई गुस्सा किसी और पे कट दे, किसी और पे ते। अच्छा। हाँ, तो सर वो अपना वो
ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਬੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕੁਟੀ फैसल भाई, ਆਪਣਾ 32 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। फैसल भाई मैं गुजारिश कर सकना? ਜੀ ਸਰ। फैसल भाई मैनू मेरा ਤੁਹਾਡੀ फैमिली नाल बड़ा अच्छा ताल्लुक है और मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੀ ਇੰਜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਜਿੱਤੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਇਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਅੱਛਾ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ जनाब की इजाजत ना लेकर कर रहा हूँ। अच्छा, ये सारे चूंकि पंजाबी हमारे साथ सब जमा हो गए हैं तो बड़ी जबरदस्त आप लोग पंजाबी में गुफ्तगू कर रहे हैं साथ साथ। पंजाबी नहीं नहीं सराइकी नहीं पाकिस्तानी कश्मीरी पंजाबी ओए ना सानू तुसी इंज हुन पंजाबी ना रखड़ो, कश्मीरी हुंदे ने, पंजाबी हुंदे ने। अच्छा जी फैसल साहब जवाब दें। अच्छा बात यह है कि ये जो हसन मुर्तज़ा साहब बड़े समझदार आदमी हैं और ताहिर खलील सिंधु साहब तो बहुत ही समझदार आदमी हैं। बात यह है कि ये जो सारे मुकदमे हैं ना जी, ये हैं पुलिस की मुद्दत में जी, यानी सरकार की मुद्दत। ठीक। और इन सारे मुकदमात में एक ही इल्जाम लगाया गया है। अब कानून के मुताबिक जो अबैटमेंट या कॉन्स्पिरेसी का इल्जाम होता है उसकी या तो ट्रायल हो सकती है जिस जगह पे ये इल्जाम लगाया गया हो कि जी फलां जगह पे ये साजिश तैयार हुई है, या उस जगह हो सकता है जहां पे इस साजिश पे अमल हुआ हो। ठीक। लेकिन 4-4, 5-5 जगहों के ऊपर ठीक आप एक ही बंदे के ऊपर ट्रायल चलाएंगे तो दूसरी हमारा एतराज अपनी जगह अभी भी मौजूद है कि सीसीटीवी फुटेज आप निकालें, अगर उसमें पीटीआई का कोई जो आपने शाह महमूद कुरैशी साहब उधर आगा खान अस्पताल में अपनी बेगम साहबा के साथ मौजूद कोई तकरीबकारी कर रहे थे तो वो आप बिल्कुल कर लें। सर ये 60 जमा 25 सारे के सारे पीटीआई से एफिलिएटेड लोग हैं, लेकिन अभी भी आप कह रहे हैं कि जी सीसीटीवी दिखा दें, कोई एक बंदा हमारा नजर आ जाए तो। मिलिट्री कोर्ट्स के जो कन्विक्शन रेट्स जो सेटिसाइड होने का रेशो क्या है, आपको इस बात का इल्म है? मैं आपको बता देता हूँ अबाव 90%। ये सेंटर खलील साहब काफी देर से होती हैं दुनिया भर में मिलिट्री कोर्ट्स की आम अदालतें, उन पे अभी कुलभूषण यादव के बाद ये अपील दी थी, किसी पाकिस्तानी के तो नसीब में नहीं थी, लेकिन जब कुलभूषण यादव का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये चला तो इसमें बिलावल भुट्टो साहब ये ऑर्डिनेंस पास हुआ जिसमें अपील हुआ। इसके बाद वो ऑर्डिनेंस लैप्स हुआ तो बिलावल भुट्टो साहब ने काफी ज्यादा इस पे ले दे हुई तो ये फिर एक्ट बना और अपील प्रोवाइड की गई। अपील में जो मिलिट्री कोर्ट्स की कन्विक्शन जो सेटिसाइड होने का रेट है रेशो बहुत ज्यादा हाई है, इसीलिए किसी भी इदारे को तो ये तो इसी बयानिए को सपोर्ट करता है जो रियासत का है, जो हुकूमत का है कि मिलिट्री कोर्ट की सजाएं कानून इंसाफ के तकाजों के मुताबिक हैं, अपील का हक मौजूद है और आप कहीं पर भी अपील में जा सकते हैं। रियासत और हुकूमत ये लक़ब क्यों लगाते हैं? निजाम रियासत, भाई आर्टिकल 7 है रियासत का, आइन का, वो देता है एक डिटेल। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है, लेकिन काफी देर से ब्रेक ड्यू है। पढ़ के भी आया करें फैसल साहब, ये क्या ये खुशामद होती है? फैसल साहब इसका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है, लेकिन काफी देर से ब्रेक ड्यू है प्रोग्राम में, लाइव प्रोग्राम। इसका जवाब आपको तसल्ली बख्श, इसका जवाब बड़ा मजेदार दिया जाता है, लेकिन सर लाइव प्रोग्राम है, ब्रेक का वक्त काफी देर से ड्यू है और ये आपके इस सवाल का बड़ा जबरदस्त तसल्ली बख्श जवाब जो है देते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं। सेंटर खलील ताहिर सिंधु साहब, एडवोकेट फैसल चौधरी, सैयद हसन मुर्तज़ा मौजूद हैं। आफ्टर द ब्रेक विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन, स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मौजूद है हमारे साथ सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, एडवोकेट फैसल चौधरी साहब और सेंटर खलील ताहिर सिंधु साहब। सेंटर खलील साहब, आपने कोई तसल्ली बख्श जवाब देना था फैसल चौधरी साहब को। मैंने दोनों को देना है। एक तो मेरे भाई हैं, दोनों ही काबिल एहतराम है और ये रिश्ता कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता, ना फैसल चौधरी साहब से और सैयद हसन मुर्तज़ा साहब से। मेरा फैमिली, आपको मैं बता रहा था ब्रेक में, अपना रिलेशन है बहुत पुराना, इलेक्शन लड़ने से पहले। जो सैयद हसन मुर्तज़ा साहब ने फरमाया, मैं उसको कोरैबोरेट करता हूँ बात को, और उनको ये भी यकीन दिलाता हूँ कि ये कोई डिप्टी कमिश्नर ने तो मुकदमा दर्ज नहीं किया 3 मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक आर्डर का कि गवर्नमेंट ख़त्म कर देगी, सवाल ही पैदा नहीं होता, ना कोई ऐसी बात होगी। और दूसरा मतलब ये जो मुज़ाकरात और मोहब्बत है, ये शर्तों पे तो नहीं होती ना। ये तो हमने इनसे पूछा कि हम आप हमें अपने मुज़ाकरात और मोहब्बत शर्तों पे नहीं होते, शर्तों पे नहीं होते, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपने इमरान खान से मुज़ाकरात को मोहब्बत के साथ मैं बानी पीटीआई की बात नहीं कर रहा, मैं तो अपने जो दोनों भाई हैं मेरे, जिनसे मैं, चूंकि मैं आई एम अ वीओपी, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, तो मैं हसन मुर्तज़ा साहब से कहना चाहता हूँ, एक बिल्कुल फैमिली रिलेशन है, लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता जो वो दुरुस्त फरमा रहे हैं वो। दूसरा, जहाँ तक वो फैसल चौधरी साहब ने कहा कि वो फंड्स का झगड़ा, वो हमारा अपना पार्टीज में होता है, हमारे छोटे मोटे इख्तिलाफात होते हैं, फिर दूर हो जाते हैं, ये खत्म हो जाएंगे। अब मैं आता हूँ फैसल पार्टी के साथ छोटे मोटे ऑलवेज होते हैं मेरे अभी छोटे मोटे इख्तिलाफात साल हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अभी मैं आता हूँ चौधरी साहब की तरफ। चौधरी साहब इज अ वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर। चौधरी साहब, इतना बता दें, आपके दौर में इमरान खान साहब ने 24 लोगों का मिलिट्री ट्रायल नहीं करवाया था, और वो सबसे बड़े दाई थे, सबसे बड़े वकील थे कि मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए ऐसे लोगों का। क्या आप यास्मीन राशिद को जो लेके गई सारे लोगों को जेल रोड से कोर कमांडर के घर पे, उसको डिसऑन करते हैं? क्या आप एजाज चौधरी को डिसऑन करते हैं, जो कह रहे थे कि हमने एक एक गमला जला दिया, हमने कोई कोर कमांडर हाउस की चीज़ नहीं छोड़ी? क्या आज आप हसन न्याजी को अपने बानी से कहें ना कि उसको डिसऑन करे कि ये हमारे इनसे कोई तल्लुक नहीं है, तो फिर तो हम माने कि आप इन बातों में नहीं है। दूसरा, आपने बात की 1952 का जो है अपना मिलिट्री का जो ऑर्डिनेंस है या एक्ट व्हाट्सोएवर, उसका आपको पता है कि बैटर को भी उतनी ही सजा मिलेगी जितनी मेन मरकजी जो परपिटेटर है या दूसरे को मुल्ज़िम है उनको मिलेगी। और नंबर 3, जो आपने आर्टिकल कहा कि मतलब क्या एविडेंस है टीवी की, आपको पता है जो सब माशाल्लाह बहुत कॉम्पिटेंट ला रहे हैं, आर्टिकल 164 कानून शहादत एडमिसिबल एविडेंस है, वो नॉन एडमिसिबल एविडेंस नहीं है। उसमें जब 164A उसमें इंसर्ट किया गया तो मीनिंग देयर बाय कि उसके तहत वो कोजेंट एविडेंस है और उसके तहत होगी। तीसरा, आपने फरमाया कि जी 47 में कौन से फार्म 47 चौधरी साहब, क्या किसी ट्राइब्यूनल ने साबित किया है कि ये फार्म 47 वाले लोग हैं या फार्म 45 वाले लोग हैं? कहीं से कोई एविडेंस तो लेके आए ना, कोई रीजनेबल बात तो करें, उस पर सर चौधरी साहब बात होगी। इस तरीके से तो नहीं हो सकता। दूसरा, आप बात करें बार बार चौधरी साहब ह्यूमन राइट्स की। अगर ह्यूमन राइट्स हैं तो देयर आर ह्यूमन रॉन्ग्स आल्सो। मतलब अगर आप अपने उन लोगों को, मैं सिर्फ इतनी बात करता हूँ कि मैं तो ज़ाती तौर पर, ये मेरी ज़ाती राय है कि मैं तो उस आर्मी के बंदे को प्यार करूँगा जो मेरे घर के बाहर खड़ा है या बंदूक लेके, या मेरे शहर के बाहर जो मेरे बच्चों को बचा रहा है। मैं उसके साथ नहीं हूँगा जो बाहर आके गुड तालिबान या बैड तालिबान और आप उनके दफ्तर खोलेंगे और हम उनसे ऐसा करेंगे विद ड्यू अपॉलॉजी। मैं तो बिल्कुल इस फलसफे को सपोर्ट नहीं करता। या जिस तरह कल आपको कहना करें ना, आज आप कहीं ओपन ऐलान करें, मतलब ये पहली दफ़ा देखा है कि पहले अमेरिका से खान साहब आज़ादी हासिल लेंगे, जिस तरह से वो उसने कहा है, अपना पता नहीं क्या उसका नाम है, रणदीप उसका जो ट्रंप का एडवाइजर है, और फिर अमेरिका से, हाँ, और उसके बाद खान साहब हमें अमेरिका से आज़ादी लेके देंगे। मतलब पहले खुद अमेरिका से आज़ादी लेंगे, उसके बाद हमें अमेरिका से आज़ादी लेंगे। भाई कौन सी आज़ादी, कौन सी गुलामी? तो चौधरी साहब, ये अगर लॉ में जाएंगे तो मैं तो जितना खान साहब की अगर आप गरीदा आप चला सकें तो खान साहब की अपनी स्पीचेस हैं कि इन सब लोगों के फौजी ट्रायल जो हैं वो फौजी अदालतों में होने चाहिए। और मैंने पहले भी कहा कि रिसेंटली जो बंदा बात कर रहा है मतलब ट्राइब्यूनल्स की, अमेरिका में तो खुद ट्राइब्यूनल्स के तहत सजाएं दी जाती है, फौजी ट्राइब्यूनल्स के तहत। आपको भी पता है, मुझे भी पता है इस बात का सर। तो इसलिए हम बात वो करें सर जिस पे हम कल को जाके। दूसरा, आपने कहा जब तक वो कोजेंट एविडेंस नहीं आती किसी चीज़ के बारे में, मतलब खासतौर पे फार्म 47 फार्म 45, इससे काम नहीं चलेगा। तीसरा, मुज़ाकरात में कोई ऐसी शर्त नहीं होगी और ना ही कोई, हमें प्री जो है ना, प्री अपना ट्रुथ जो ज़माना है उसमें नहीं रहना चाहिए। अब हर चीज़ सामने है, वाइट और ब्लैक बिल्कुल सामने सामने नज़र आ जाता है कि क्या है। इसलिए बाकी आप हमारे और हसन मुर्तज़ा साहब के, सैयद हसन मुर्तज़ा साहब के इख्तिलाफ़ात की बिल्कुल फिक्र ना करें, आपको फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं इसमें। अच्छा ठीक है, लेकिन हसन साहब ने आप पे बड़ा एक संगीन और सख्त मैंने कह दिया मैंने कह दिया कि हमको नहीं, हम किस तरह, हमारे पास वी आर नॉट एम्पावर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यानी कि इन राइटिंग में पीटीआई जो डिमांड्स लेके आएगी तो 2 जनवरी को आप कह देंगे कि हम नहीं मान सकते। नहीं, अगर ऐसी डिमांड होगी, हम कौन होती है रहा करने वाले? ये अदालतों में सब जुडिस केस हैं, हम तो कर ही नहीं सकते।
फिर पाकिस्तान आर्मी पे अटैक कमीशन बना देंगे 9 मई वो दैट इज अनदर थिंग। बहुत सारी बातें होंगी, मैं समझता हूँ इट्स नॉट लेस देन मिरेकल कि लोग मिलके इकट्ठे बैठे हैं। हाँ। ये अच्छी बात है, लेकिन डायलॉग होना चाहिए। अभी आप गालिबन वफाकी काबीना का हिस्सा भी बनने जा रहे हैं, कोई पता नहीं, ये तो अल्लाह ताला को पता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये नाम तो आ रहा है, पता नहीं वो देखें, लेकिन ये नहीं मुझे पता। ये हो जाता है तो आपका अल्फाज या आपके जो मशवरा होगा बड़ा अहमियत का हामिल होगा, तो आप क्या मशवरा देंगे अपनी जमात को, हुकूमत को कि कमीशन बना दें? देखिए जी, मैं हिस्सा बनूं या ना बनूं, लेकिन अब भी मैं इस बात पे हूं कि जिस चीज से भी जस्टिस मिल सकता हो, हर आदमी का ये राइट है, एज ए लॉयर कह रहा हूं, हर आदमी का राइट है कि उसको इंसाफ मिले, और अगर उसने कोई जुर्म किया है तो उसको सजा मिले, अगर नहीं किया तो उसको घर जाना चाहिए। ठीक है, हसन मुर्तज़ा साहब आपकी तरफ आऊंगी आपके एतराज से और सेंटर खलीद साहब के जवाब से। तासुर यही मिल रहा है कि जो पीटीआई की एक डिमांड है कि जी हमारे कैदी रिहा किए जाए, कम से कम वो नहीं होंगे, ना नून उस पर एग्री करेगी ना पीपल्स पार्टी उस पर एग्री करेगी। क्या पीपल्स पार्टी उसको मानने की पोजीशन में होगी जो उनकी डिमांड है नंबर 2 के, जो हमारे सियासी कैदी रिहा किए जाए, और जुडिशल कमीशन बनाने की डिमांड पे पीपल्स पार्टी क्या कहेगी? देखें, जैसे अभी फैसल भाई ने कहा कि इनको फंड्स का मसला है और ये है और वो है, मैंने तो बड़ी सीधी और सिंपल सी बात की थी कि ये मुनासिब नहीं है कि अदालतों में ट्रायल चल रहे हों और हुकूमत उनको छोड़ दे, जिसकी खलील साहब ने बड़ी सख्ती से तरदीद की। हाँ। अब मेरा नहीं ख्याल कि राजा परवेज अशरफ साहब को कहने की जरूरत है कि ये डिमांड गलत है या दुरुस्त है, जब फ्री कैन खुद में ही ये कह रहे हैं कि ये डिमांड दुरुस्त है और ये नहीं है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो उसमें रोल नहीं रह जाता। हम तो चाहते हैं कि इस मुल्क में नहीं, रोल तो आपका है, आप कमेटी का हिस्सा हैं, आपकी से तो होगी ना वहां पे, अगर आप समझते हैं रिहा हो सकते हैं तो आप अपना व्यू पॉइंट रख देंगे वहां पे। नहीं, ऐसे हाथ झाड़ के साइड पे ना हो ना, जिम्मेदारी ले अपने कंधों पे। नहीं, हम हाथ झाड़ के साइड पे हो ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, मुआशी इस्तेहकाम होना चाहिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर मौके पर कहती है कि पॉलिटिकल डायलॉग्स होने चाहिए। मुझे तो उस चीज पे एतराज था जो उन्होंने खुद ही दोनों ने आपस में क्लियर कर ली कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हाँ। इसके अलावा मुझे तो कोई नहीं। अच्छा, कमीशन का जुडिशल कमीशन का ताल्लुक है, जहां तक जुडिशल कमीशन का ताल्लुक है, ये तो अगर पहले ये रिवायत रही है जुडिशल कमीशन बनाने की, तो अब इन्हें मुतालबा करना चाहिए। अगर नहीं रही, इनके दौर में जो हमारे साथ होता रहा है, क्या उस वक्त इन्हें नहीं पता था? ये खुद भी कहते थे, टॉक शोज में कहते थे कि ये जो है हमें तो पता ही नहीं है, ये तो इदारों का काम है, ये उन्होंने करना है, ये तो हमारे तो ये हमने तो, हालांकि हर रोज की बुनियाद पे फवाद चौधरी साहब भी कहते थे, शेख रशीद साहब भी कहते थे, बकायदा लिस्टें जारी करते थे। वो एक शहजाद साहब थे, वो बकायदा लिस्टें जारी किया करते थे कि इस हफ्ते फलां गिरफ्तारी होगी। तो ये सारा कुछ उस वक्त होता रहा है। आज ये बिल्कुल कहते हैं कि उसके उलट हो, इस तरह मुनासिब नहीं है। कानून और आइन के मुताबिक जो ट्रायल हो रहे हैं वो ट्रायल होने चाहिए। अगर आप अदालतों से बरी होते हैं, बेगुनाह होते हैं, तो यकीनन बेगुनाह होना चाहिए। पीपल्स पार्टी तो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि अदालतों से अगर कोई बेगुनाह होता है तो उसको हम बाहर ये ना तस्लीम करें, जैसे ये नहीं करते हमें तस्लीम। आपने एक माजी का हवाला देके पीटीआई की इस डिमांड पर भी आपने जो है वो आपने उसको लाल झंडी दिखा दी कि जी आपने माजी में नहीं बनाया तो अब क्यों है आप डिमांड कर रहे हैं, लेकिन बाहर डिमांड तो आ गई ना, तो अब आप लोग बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे? मैं कतई नहीं, एक प्रेसिडेंट इन्होंने सेट किया है ना जी कि ये इस तरह नहीं होना, ये इस तरह होना है जी, तो अब ये इनका दूसरा मुतालबा बनता नहीं है। हम नहीं कहते कि किसी के साथ नाइंसाफी हो, इनको बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक, इसमें छोटा सा मैं फैसल चौधरी साहब ने बात करनी है। देखिए, जो इंक्वायरी कमीशन जो एक्ट जो है ना, व्हाट्सएवर जो भी फैसल चौधरी सबको पता है, वो खुद उम्मीद है मुझे सेकंड करेंगे कि वो वहाँ पे होते हैं, कमीशन बनते हैं जहाँ पे चीज़ें गैर मुबहम हों, और यहाँ पे तो हर चीज़ नज़र आ रही है, क्लियर आ रही है। आपको कहा कि चले जी कोर कमांडर हाउस चले, फिर GHQ चले गए, फिर सलमान अकरम राजा साहब ने फरमाया कि हमने को थाना सिविल लाइन तो नहीं जाना था ना, हमने GHQ आना था, वो भी चला दिया। अभी बेशक अभी चला ले। मियाँ वाली में जो कुछ हुआ, उन्होंने खुद कहा कि अगर आप मुझे दोबारा कॉल दी, और ये भी कहा कि अगर मुझे दोबारा करेंगे तो मैं दोबारा भी ऐसे ही होगा, ये भी कहा उन्होंने। तो जब बानी खुद माने तो इस पर तो कमीशन की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि इंक्वायरी और कमीशन जो होती है एक्ट है, और एक्ट जो है उसमें तो ये आता नहीं। वहाँ पे जहाँ पे चीज़ें
गदली हो, मुबहिम हो, तो वहां पे वेग तो हो। जहां आपने मानना नहीं है उनकी डिमांड्स, आपने उनकी कोई डिमांड नहीं माननी, मानने की बात तो नहीं है। मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? नहीं, मुज़ाकरात होने चाहिए। देखिए किस बात पे होंगे? मेरी बात सुने, होंगे। देखिए कि आइए बैठे समोसे खाएं, चाय पिए, पेस्ट्री पिए, इस पे नहीं, मुज़ाकरात पेस्ट्री हम नहीं खा रहे, लेकिन अगर वो अच्छी जो कुछ भी वो रिटर्न लेके आते हैं उनको देखा जाएगा। देखिए मेरी बात सुने, फिर भी अल्टीमेटली दूसरे जंग अजीम का अगर मसला जो है वो डायलॉग के जरिए निकल सकता है, तो कल को अगर इन बातों का भी मसाइल जो हल पे निकल सकते हैं। लेकिन वो तो देखिए कि जो फ्रीक है, जिनको आपने तिया पांचा कर दिया, जो इंडिया नहीं कर सका, आपने उनके हर जगह पे यक के वक्त साइमल्टेनियसली आपको पता चल गया कि यहाँ पे फौजी दफ्तर है, यहाँ ISA का दफ्तर है, ये GHQ का दफ्तर है, ये मियाँ वाली का दफ्तर है, ये अपना MM आलम रोड वाला दफ्तर है, ये फलान दफ्तर है। कैसे पता चल गया एक सेकंड में? तो ये है बात कि ये कहां से प्लान हुआ था और खुरा किधर नु जान दिया असल दे विच, पता ये करना है। बिल्कुल ठीक। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। वापस आते हैं। सेंटर खलील ताहिर सिंधु साहब, एडवोकेट फैसल चौधरी, सैयद हसन मुर्तज़ा मौजूद हैं। आफ्टर द ब्रेक विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मौजूद है हमारे साथ सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, एडवोकेट फैसल चौधरी साहब और सेंटर खलील ताहिर सिंधु साहब। थोड़ा सा आगे ज़रा पीपल्स पार्टी PMLN, लेकिन सिर्फ हसन साहब ये इख्तलाफात की बात नहीं है, ये फ़ंड्स की बात नहीं है, ये पंजाब के मामलात की बात नहीं है, ये पानी के तकसीम की बात नहीं है, बल्कि मामलात अब मईशत तक पहुँच गए हैं। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि जी मईशत सिर्फ कागजात की हद तक बेहतर है। हसन साहब, तो ये तो खुली खुली चार्जशीट आप लोग अपनी ही इत्तेहादी हुकूमत पे लगा रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पे लगा रहे हैं। देखें, ये चार्ज शीट नहीं होती, हम इत्तेहादी नहीं है। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, हम हिमायती हैं जी। अच्छा, एक साल में आप लोग इत्तेहादी से भी पीछे हो गए हैं। हम हिमायती हैं उनके। अच्छा, हमने उनकी हिमायत की है, उनसे लिया जो दिया वोट देता है वो इत्तेहादी कहलाता है सर। आप लोगों ने एक साल में इत्तेहाद से भी हटा लिया है। ईडीएम ये है कि जो तुम्हारे खिलाफ नहीं वो तुम्हारे साथ है। नहीं सर, ये बड़ा अहम बयान दे रहे हैं वो। तो नहीं, सैयद हसन मुर्तज़ा इत्तेहाद में से निकल रहे हैं, सिर्फ हिमायत की बात कर रहे हैं। नहीं, इनको हम निकलने नहीं देंगे सैयद हसन मुर्तज़ा को। हसन साहब, मैं जो एक सियासी कारकुन की हैसियत से मुझे समझ आई है वो यही है कि ये इत्तेहाद नहीं, ये हिमायत है। हम हिमायत कर रहे हैं इस मुल्क को, जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनको उनसे निकालने के लिए हम हुकूमत का साथ दे रहे हैं। हाँ। तो हम लेकिन मईशत पे आप हिमायत नहीं कर रहे। देखिए, मईशत पे हम ही हिमायत कर रहे हैं। हम कहते हैं बार बार कि अगर मईशत ठीक करनी है तो मिल के बैठो, उसमें तरीके इंसाफ को भी लो, हाँ। उनको भी लेकिन बिठाओ। आपके नजदीक मईशत ठीक नहीं है इस वक्त? नहीं, मईशत क्या मतलब? आपके नजदीक, पीपल्स पार्टी के नजदीक इस वक्त इकॉनमी ठीक नहीं है, यही तो आप लोग बात कर रहे हैं कि सिर्फ पेपर्स में ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो दिवालिया नहीं होने जा रहे, लेकिन मईशत ठीक नहीं है। हम आपकी देखें, आपके पास इस टाइम ज़राअत है तो वो बिल्कुल फारिग हो चुकी है। काश्तकार को आपने मार के रख दिया है। ठीक। आपका IT सेक्टर है वो बिल्कुल फारिग कर दिया है आपने फायरवॉल की आड़ में। वो अगर ये फायरवॉल की वजह से कितने लोग जो है जो वर्क एट होम कर रहे थे, जो बेचारे ये अपने वीलॉग्स करके और सारा कुछ करके अच्छा खासा चूल्हा चला रहे थे। ई-कॉमर्स आपकी ई-कॉमर्स सारी बैठ गई है, ई-कॉमर्स आपकी बैठ गई है। लेकिन मुझे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, तो जरा वक्त दे दे ताकि सेंटर खलील साहब आपकी इस चार्ज शीट का, इकोनॉमिक चार्ज शीट का जवाब दें। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, बल्कि बिलावल साहब ने तो ये भी कहा, शायद मेरे भाई ने स्पीच पर पूरी नहीं सुनी, उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त है कि जो महंगाई है वो सिंगल डिजिट पे आई है, इन्फ्लेशन कम हुई है, सारा कुछ, ये महंगाई कम हुई है, लेकिन उन्होंने एक और तजावीज़ दी हैं बेहतरी के लिए, तो उसको हम वेलकम भी करते हैं और उनकी तजावीज़ को अगर वो हमेशा पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करते हैं और उसको हम तस्लीम भी करते हैं और उनकी हम बात मानते भी हैं। सॉरी टू कट यू शॉर्ट, बिल्कुल प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया सेंटर खलील ताहिर सिंधु साहब, सैयद हसन मुर्तज़ा साहब और एडवोकेट फैसल चौधरी साहब। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV. Allah Hafiz.